हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम कौशल चौधरी है। ये मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। उन दिनों सर्दियों के दिन थे और मैं और मेरी बहन हमारे नाना नानी के गांव में थे। मेरी बहन बचपन से ही बहुत शरारती थी और उसे लोगों को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। मगर उसे क्या पता था कि उसकी इसी हरकत की वजह से एक दिन वो खबीस के साये की चपेट में आ जाएगी। खैर, अब मैं आप सबको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे जब मैं और मेरी बहन हमारी नानी के साथ बैठकर चूल्हे पर जलती हुई आग में हाथ सेक रहे थे। दरअसल उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और घर से बाहर तो चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। तो हम सब चूल्हे के करीब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हम बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तो नानी ने मेरी बहन से कहा कि जाके दरवाज़ा खोल, तेरे नाना ही आए होंगे। फिर जब मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर कोई भिखारी आया हुआ था और फिर वो भिखारी मेरी बहन से खाना मांगने लगा। मगर मेरी बहन उस भिखारी को खाना देने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगी और उसने घर पर रखा हुआ कचरा उस भिखारी के ऊपर फेंक दिया। मैं और नानी घर के रसोई घर में बैठे हुए थे और बाहर दरवाजे पर क्या हो रहा है हम इस बात से बेखबर थे। लेकिन जब मेरी बहन ने उस भिखारी के ऊपर कचरा फेंका तो उस भिखारी ने मेरी बहन की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा, जिस पर मेरी बहन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। और मेरी बहन की चीखें सुनकर मैं और नानी भागते हुए घर के बाहर निकले। बाहर उस भिखारी को मेरी बहन को घसीटते हुए ले जाता देखकर मैं उस भिखारी पर चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागा और तब मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो भिखारी एकाएक अपने असली रूप में आ गया। और तब उस खबीस की लाल सुर्ख आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी उस खबीस ने मेरी बहन को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और अगले ही पल वो खबीस हवा में गायब हो गया। और उस खबीस के जाते ही मैं और नानी भागकर मेरी बहन के पास पहुँचे। ज़मीन पर सर के बल गिरने से मेरी बहन बेहोश हो चुकी थी और ज़मीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। फिर मेरी बहन को उठाकर मैं घर के अंदर ले गया और फिर लगभग 5 घंटे बाद जब मेरी बहन को होश आया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगने लगी। दरअसल उस घटना से मेरी बहन गहरे सदमे में चली गई थी। खैर, फिर मैंने और नानी ने मेरी बहन को संभाला और फिर नानी के पूछने पर मेरी बहन ने हमें पूरी बात बताई। मेरी बहन की बात सुनकर एक तरफ तो हमें बेहद गुस्सा आया क्योंकि उसने बेवजह उस भूखे खबीस पर कचरा फेंका था, मगर उसे नादान समझकर हमने उससे कुछ नहीं कहा। दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया कि उस समय मेरी बहन महज 7 साल की थी और इस उम्र में बच्चे वैसे भी शरारती होते हैं। खैर, आज इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं और अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रतीक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है। तब मैं एक शहर में नौकरी करता था और शहर में ही मैंने एक घर किराए पर ले लिया था। मैं नौकरी के लिए हर रोज़ सुबह 8:30 बजे तक अपने घर से निकलता था
और रात 8:30 बजे तक वापस ऑफिस से घर के लिए निकलता था। आपको बता दूं कि मैं ऑफिस अपनी बाइक से जाता था और अपनी बाइक से ही मैं वापस घर के लिए लौटता था। ये बात तब की है जब एक रात मैं ऑफिस से अपने घर के लिए निकलने के लिए ऑफिस के बाइक पार्किंग एरिया में गया और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। मगर उस दिन मुझे पता नहीं मेरी बाइक पर क्या खराबी आई थी कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और तो और बाइक को स्टार्ट करने के चक्कर में मुझे काफ़ी रात हो गई और फिर मैंने सोचा कि आज रात मैं अपने घर तक ऑटो से चला जाता हूँ और फिर कल बाइक में जो भी खराबी आई है उसे मैं मैकेनिक से ठीक करवाऊँगा। ये सोचकर मैं पैदल ही ऑफिस से निकल गया और रास्ते में चौराहे के पास पहुंचकर मैं किसी ऑटो या रिक्शा वाले की तलाश करने लगा। किस्मत से मुझे जल्दी ही एक ऑटो वाला मिल गया और फिर मैंने उससे अपने घर के पते पर चलने को बोला तो वो तैयार हो गया। फिर मैं उस ऑटो वाले के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। दरअसल मेरे घर के रास्ते पर जाने पर बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है और उस कब्रिस्तान के बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ पर कई सारी आत्माएं रात के वक्त भटकती हैं। और मेरे खुद के उस शहर में बिताए वक्त के दौरान मैंने उस कब्रिस्तान के पास में रात में हुई कई रहस्यमय दुर्घटनाओं और हादसों के बारे में सुना था। मगर क्योंकि मेरा घर उस कब्रिस्तान से कुछ दूर आगे ही पड़ता था, इसलिए मजबूरन मुझे हर रोज़ उसी रास्ते से आना जाना पड़ता था। और क्योंकि मेरा घर उस कब्रिस्तान से कुछ ही दूर पर था, इसीलिए लोग डर से उस घर पर रहना नहीं चाहते थे, जिस वजह से वो घर मुझे बेहद ही कम पैसों में किराए पर मिल गया था। शहर में उस कब्रिस्तान का डर इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी ऑटो या रिक्शा वाला रात के वक्त उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होता था। मगर मेरे केस में ऐसा था कि जिस ऑटो वाले के साथ मैं अपने घर के लिए निकला था वो अभी इस शहर में बिल्कुल नया था, जो कि मुझे रास्ते में उसी से पूछने पर पता चला। तो इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही मैंने उसे इस बारे में कुछ बताया था। खैर, रास्ते पर चलते चलते मैं उस ऑटो वाले के साथ कब्रिस्तान से बस कुछ ही दूरी पर था। उस रात मुझे भी बेहद डर लग रहा था क्योंकि मुझे वापस घर लौटने में काफ़ी रात हो गई थी। उस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। खैर, उस रात रास्ते पर चलते हुए मुझे एक भी गाड़ी रास्ते पर चलते हुए नज़र नहीं आ रही थी। रास्ते पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी मैंने देखा कि ऑटो कब्रिस्तान के पास पहुंच गई है। वो देखकर मेरी सांसें बेहद तेज चलने लगी और मैंने फ़ौरन ऑटो के ड्राइवर से कहा कि ऑटो को और तेज चला। मेरे ऐसा बोलने पर ऑटो के ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि क्यों भाई साहब, क्या हुआ? ऑटो तो लगभग पहले से ही तेज चल रहा है, फिर आप अचानक से ऑटो को और तेज चलाने को क्यों बोल रहे हो? उस ऑटो वाले की बात पर मैंने उससे कहा कि अरे यार, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर रात के वक्त भूत और प्रेत आत्माएं भटकती हैं। मेरी ये बात सुनकर ऑटो वाला तेज तेज हंसने लगा और मुझसे बोला कि अरे भाई साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता। और इतना बोलकर हंसते हुए वो भूतों को गालियाँ देने लगा। और तभी अचानक से हवा बेहद ही तेज चलने लगी और तभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान से एक सफ़ेद साया बेहद ही तेज़ी से ऑटो के सामने आ गया और तभी उस साये ने एक झटके से चलते हुए ऑटो को पलट दिया और फिर ऑटो ज़मीन पर घिसटते हुए कुछ दूर चला गया। और फिर दर्द से कराहते हुए मैं ऑटो से बाहर निकला और फिर मैंने उस ऑटो वाले ड्राइवर की मदद के लिए ऑटो की ड्राइविंग सीट पर देखा तो मैंने देखा कि वो ऑटो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर नहीं था। और फिर तभी
मुझे कब्रिस्तान की तरफ से उस ऑटो ड्राइवर की चीखें सुनाई दी। तो उसकी चीखें सुनकर मैंने पीछे उस कब्रिस्तान की तरफ पलटकर देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि वो ऑटो ड्राइवर कब्रिस्तान के सामने रास्ते पर ऊपर हवा में लटका हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चीखें लगा रहा था। और तभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान से कई सारे सफ़ेद साए बेहद ही तेज़ी से रास्ते पर आ गए। और फिर तभी उन सफ़ेद सायों ने उस ऑटो ड्राइवर को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर मेरे देखते ही देखते उन सफ़ेद सायों ने उस ऑटो ड्राइवर के शरीर को नोच नोच कर कई हिस्सों में फाड़ दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जान हलक में अटक गई और मेरी सांसें फूलने लगी और मैं डरते हुए धीरे धीरे उस कब्रिस्तान से दूर जाने लगा। मैं इतना खौफजदा था कि उल्टे पांव ही पीछे हटकर उस कब्रिस्तान से दूर जा रहा था। मगर तभी मैंने देखा कि वो सफ़ेद साए वापस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे और उन्हीं के साथ ऑटो ड्राइवर के मांस के टुकड़े हवा में उड़ते हुए एक पल में कब्रिस्तान के अंदर चले गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। वो देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मैं अपनी जान हथेली पर लेकर अपने घर की तरफ भागने लगा। और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। उस रात पूरी रात डर और खौफ से मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात यही सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी कि कहीं वो भयानक साए मेरे घर पर ना आ जाएं और कहीं मेरा भी वही हाल न करें जो उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर का किया था। खैर, जैसे तैसे वो रात कटी और फिर सुबह होते ही मैंने वो घर छोड़ दिया और अपना सामान लेकर मैं उसी शहर में दूसरी जगह एक घर पर शिफ्ट हो गया। और फिर उसके बाद मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली कि उस कब्रिस्तान के पास पुलिस को एक लावारिस ऑटो पड़ा मिला, मगर उस ऑटो ड्राइवर की लाश के टुकड़े भी किसी के हाथ नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम मौलिक है। ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी से ही पता चली है। खैर, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी उनकी बताई इस कहानी को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। ये बात तकरीबन 50 साल पहले की है। उन दिनों मेरे दादाजी के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी और वो अपनी बैलगाड़ी पर सामान ढोने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक रोज दादाजी से मिलने दादाजी के गांव का ही एक आदमी जिसका नाम उदयभान था, वो दादाजी से मिलने दादाजी के घर पर आया। उसका कुछ सामान था जो उसे दूर के गांव उसकी मौसी के घर भेजना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादाजी बैलगाड़ी से सामान ढोने का काम करते थे, तो उन्होंने उदयभान का सामान उसकी मौसी के घर ले जाने के लिए हाँ कह दिया। और अगले ही दिन दादाजी उदयभान के घर अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुँचे और फिर उदयभान के घर से सामान बैलगाड़ी में लादकर दादाजी उदयभान की मौसी के घर के लिए निकले। रास्ते पर जाते हुए दादाजी ने बाजार से अपने लिए गुड़ धनिया खरीद लिया और फिर दादाजी रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस जमाने में ज़्यादातर रास्ते कच्चे हुआ करते थे, तो जिस रास्ते से दादाजी उदयभान की मौसी के घर जा रहे थे, वो रास्ता कच्चा होने के साथ साथ काफ़ी उबड़ खाबड़ भी था। इसीलिए तकरीबन आधा सफ़र तय करने के बाद दादाजी बेहद थक चुके थे। दादाजी के मुताबिक उस वक्त वो जिस जगह पर थे वहाँ रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। दादाजी थकान दूर करने के लिए कुछ देर वहीं जंगल झाड़ियों के बीच रुक गए। दादाजी के मुताबिक उस वक्त दोपहर के 2:30-3 बजे का वक्त रहा होगा
जब दादाजी वहीं जंगल झाड़ियों के बीच अपने झोले से कुड़धनिया निकाल कर खाने लगे और कुड़धनिया खाते हुए दादाजी बैलगाड़ी लेकर रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन दादाजी बैलगाड़ी लेकर कुछ दूर आगे पहुंचे ही थे कि तभी अचानक बैलगाड़ी खींच रहे बैल एकाएक भड़क उठे और अजीबोगरीब तरीके से रास्ते पर पीछे हटने लगे। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि दादाजी को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर बैलगाड़ी को संभालते हुए दादाजी चारों तरफ देखने लगे कि आखिर किस चीज़ को देखकर बैल सकपकाकर भड़क गए हैं। दादाजी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने एक बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ी और तब दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने देखा कि सामने पीपल के पेड़ की एक मोटी सी डाली पर एक अजीब सा जीव बैठा हुआ था, जो दिखने में तो इंसानों जैसा था, मगर उसके शरीर पर बेहद ही बड़े बाल थे और उसके दांत बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और तो और उसकी आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर दादाजी की जान हलक में अटक गई और इससे पहले कि दादाजी कुछ सोच समझ पाते कि तभी एकाएक वो प्रेत दादाजी के सामने आ गया और अगले ही पल उसने दादाजी की गर्दन पकड़ ली और दादाजी को उठाकर बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिया और ज़मीन पर गिरते ही दादाजी की मरणतौल चीख निकल गई और दर्द से कराहते हुए दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी का शरीर पसीने से तार तार हो गया। दादाजी के देखते ही देखते उस प्रेत ने बैलों को चीर फाड़ डाला और उनकी चर्बी को नोच नोच कर खाने लगा। दोस्तों, उस वक्त दादाजी की क्या हालत थी वो आप समझ सकते हैं। दादाजी की मौत ठीक उनके सामने थी और इससे पहले कि दादाजी कुछ कर पाते कि तभी वो प्रेत दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकालता हुआ दादाजी की तरफ बढ़ने लगा। वो देखकर दादाजी को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने पूरी जान लगाकर अपने चारों तरफ ज़मीन पर बिखरी सूखी घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अगले ही पल दादाजी ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस सूखी घास में आग लगा दी और फिर उस जलती हुई घास को हाथ में उठाकर दादाजी भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए उस प्रेत की तरफ बेखौफ होकर बढ़ने लगे। वो देखकर एकाएक वो प्रेत पीछे हटने लगा। फिर उस प्रेत ने दादाजी से कहा कि आज तो तू बच गया, मगर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और फिर देखते ही देखते वो प्रेत दादाजी की आंखों के सामने से ओझल हो गया और उस प्रेत के जाते ही दादाजी वहाँ से भाग निकले और घर पहुंचकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। और फिर इस घटना के कई सालों बाद तक दादाजी खौफ में थे कि कहीं उस प्रेत से उनका दोबारा सामना ना हो जाए। लेकिन फिर कभी दोबारा दादाजी का सामना उस प्रेत से नहीं हुआ। खैर, आज तो दादाजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ घटी ये घटना आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।